मेरे देश से दूर ये देश है अपना, मेरे देश से दूर ये देश है अपना। रहते हैं यहाँ पर लगे कोई सपना, रहते हैं यहाँ पर लगे कोई सपना। साथ ही आप सभी प्रतिभागियों का भी हार्दिक अभिनंदन। आप सभी ने साझा संसार का आमंत्रण स्वीकार किया। आप हमारे साथ इस अवसर पर उपस्थित हैं, ये हमारा सौभाग्य है। आज का तकनीकी संचालन राजेंद्र जी के हाथ है और साथ ही विश्वास जी भी उसमें सहयोग कर रहे हैं और आज का मंच संचालन विश्वास जी के हाथ है। इसी शब्दों के साथ बिना देरी किए मैं मंच की कमान विश्वास जी को सौंपता हूं। साथ ही मैं सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं जो हमसे सीधे इस जूम लिंक पर जुड़े हैं और यूट्यूब या फेसबुक पर जो जुड़े हैं। विश्वास जी ने आप सबके सोने जागने का ध्यान रखा है क्योंकि मनीष जी अभी सो के उठ रहे हैं और उधर ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़ी हैं भावना जी, वो उनका सोने का समय शायद 12 के बाद बज रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए विश्वास जी से अनुरोध करूंगा कि विश्वास जी आप मंच का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद रामा जी। आपको कार्यक्रम अध्यक्ष पुष्पिता अवस्थी जी, मंच पर उपस्थित प्रतिभागी और वो सब श्रोतागण जो हमें फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े हैं हमारे साथ, उन सबको मैं विश्वास शांति के शहर द हेग नीदरलैंड से सादर प्रणाम करता हूं। इस अनूठे आयोजन प्रवास मेरा नया जन्म में सबका स्वागत है, अभिनंदन है और जिसमें हम कुछ सुनेंगे और आप अपनी सुनाएंगे और आपकी सुनेंगे। तो शुरुआत एक चंद पंक्तियों से करता हूं कि चंद दिनों के लिए तेरा वतन घूमने आए थे, चंद दिनों के लिए तेरा वतन घूमने आए थे, कुछ ऐसे घूमे कि अपना ही वतन छूट गया, निभाई नई नातेदारी इस अंदाज में हमने, पता न चला कब अपनों से नाता टूट गया। तो प्रवास किसी भी वजह से हो, स्वेच्छा, मजबूरी, हालात, नई ऊंचाइयों की तलाश, मृग तृष्णा, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए या फिर अपना देश छोड़ के नए देश में जाना, जूझना और फिर वहां बस जाना, इस सब में हजारों भावों का समावेश है और हम साहित्य से जुड़े प्रवासी इन्हीं भावों को गद्य और पद्य में उतारना बखूबी जानते हैं। तो इसी भावना के साथ आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं और सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर भावना कुंवर जो हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया सिडनी से जुड़ी हैं। छोटा सा परिचय उनका। भावना जी ऑस्ट्रेलियांचल हिंदी ई पत्रिका की संपादिका हैं। आपने कई विषयों पर शोध किया है और उसमें साठोत्तरी हिंदी गजलों में विद्रोह के स्वर व उसके विविध आयाम उनका प्राइमरी शोध विषय रहा है। ताज होटल मुंबई में हुए आतंकवादी हमले पर ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्शन में जो फिल्म बनी थी वन लेस गॉड, उसके अंग्रेजी संवादों का हिंदी अनुवाद भी आपने किया है। पाठ्यक्रम में आपकी कई रचनाएं आपकी जोड़ी गई हैं। आप दूरदर्शन और ऑस्ट्रेलिया के दूरदर्शन के विभिन्न शहर से भी जुड़ी रही हैं और आपके कई काव्य पाठ कई विभिन्न शहरों भारत में और ऑस्ट्रेलिया में कई लोकप्रिय चैनल और मंचों में देखे गए हैं। आपने सैकड़ों पत्र पत्रिकाएं और संकलनों में रचनाओं का प्रकाशन हुआ है और लगभग 20 पुस्तकें प्रकाशित हुई और 11 पुस्तकें में सह संपादित किया है आपने। तो काफी बड़ा और शानदार परिचय है भावना जी, और मतलब आपका परिचय अधूरा है ये बताए बिना कि आप डॉक्टर कुंवर बेचन जी की बहू भी हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत और मंच आपका है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम सभी को करती हूँ और मंच को प्रणाम करती हूँ। और बिल्कुल अभी ताजा लिखी हुई एक रचना मैं आप सबके सम्मुख रखती हूँ, आप सुनिएगा। नया देश है, नया वेश है, नई यहाँ की बोली है। नया देश है, नया वेश है, नई यहाँ की बोली है।
पर कुदरत की दुनिया भर में सजी वही रंगोली है, पर कुदरत की दुनिया भर में सजी वही रंगोली है। और हमने देखा यहाँ ईस्टर ओ क्रिसमस का मेला भी, हमने देखा यहाँ ईस्टर ओ क्रिसमस का मेला भी, नए साल की शाम सुहानी और लोगों का रेला भी, नए साल की शाम सुहानी और लोगों का रेला भी। हमने भी मिलकर छोटा सा भारत यहाँ बनाया है, हमने भी मिलकर छोटा सा भारत यहाँ बनाया है। ओ अपने त्योहारों पर भी मेला यहाँ लगाया है, ओ अपने त्योहारों पर भी मेला यहाँ लगाया है। हमने भी मिलकर छोटा सा भारत यहाँ बनाया है, ओ अपने त्योहारों पर भी मेला यहाँ लगाया है। अपनी भी खुशहाल यहाँ पर दिवाली और होली है, अपनी भी खुशहाल यहाँ पर दिवाली और होली है। नया देश है, नया वेश है, नई यहाँ की बोली है, नया देश है, नया वेश है, नई यहाँ की बोली है। और एक छंद, अंतिम छंद रखती हूँ, देखिएगा। कहते हैं सब लोग कि हमको जन्म एक ही मिलता है, कहते हैं सब लोग कि हमको जन्म एक ही मिलता है। मातृभूमि की गोद में बालक बड़े प्रेम से पलता है, कहते हैं सब लोग कि हमको जन्म एक ही मिलता है। मातृभूमि की गोद में बालक बड़े प्रेम से पलता है। पर हमने परदेश में भी घर, पर हमने परदेश में भी घर अपना नया बसाया है, पर हमने परदेश में भी घर अपना नया बसाया है। इस परदेसी माँ का भी तो आंचल हमने पाया है, इस परदेसी माँ का भी तो आंचल हमने पाया है। पर हमने परदेश में भी घर अपना नया बसाया है, पर परदेसी माँ का भी तो आंचल हमने पाया है। इस माँ ने भी तो खुशियों से भरी हमारी झोली है, इस माँ ने भी खुशियों से तो भरी हमारी झोली है। नया देश है, नया वेश है, नई यहाँ की बोली है, नया देश है, नया वेश है, नई यहाँ की बोली है। पर कुदरत की दुनिया भर में सजी वही रंगोली है, सजी वही रंगोली है, सजी वही रंगोली है। बहुत सुंदर, बहुत भावुक, बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी। बहुत सुंदर भावना जी, बहुत ही सही आगाज किया है आपने। छोटा सा भारत यहाँ बनाया है, बहुत ही अच्छी रचना। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं प्रियंका जी की ओर। ऑस्ट्रेलिया से सीधे नीदरलैंड्स की तरफ आ रहे हैं हम। प्रियंका जी का थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा। मूलतः लखनऊ की रहने वाली हैं, पिछले 10 वर्षों से नीदरलैंड में एक वैज्ञानिक के तौर पर कार्यरत हैं और साथ ही एम्स्टर्डम में स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। आपको विज्ञान के साथ साथ भ्रमण, कला और साहित्य में गहरी रुचि है और मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वो अपने शब्दों को पिरोकर कविता में रूप देने की कोशिश करती हैं। उन्हें सुनेंगे। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने उनके साथ कई कार्यक्रमों में मंच साझा किया है और उनको सुनना हमेशा ही एक सुखद अनुभव होता है। प्रियंका जी, स्वागत। थैंक यू विश्वास सर इस सादर निमंत्रण के लिए। और मैं उन सभी गुणीजनों को भी नमस्कार करती हूँ और आप लोगों के साथ एक इस मंच को साझा करना मेरे लिए सम्मान की बात है और उन सभी श्रोताओं को भी मैं नमस्कार करती हूँ। मैं आज जो कविता सुनाने जा रही हूँ वो कविता मैं ये नहीं कहूंगी कि प्रवास पे है, बट कहूंगी कि जीवन दर्शन पे है। हम सभी जब एक देश छोड़ के नए देश में आते हैं या समय गुजरता है तो कुछ ना कुछ एक अंतर्द्वंद सा मन में चल रहा होता है। कई बार हम कुछ और खोजते हैं और कई बार हम स्वयं को खोजते हैं। कई बार हम स्वयं को पहचानने की कोशिश करते हैं कि हम हैं कौन, किस लिए हैं यहाँ पे। उसी मैं कौन हूँ के अंतर्द्वंद को मैंने इस कविता में पिरोया है। इस कविता का नाम है अहम ब्रह्मास्मि और मैं शुरू करती हूँ। हर एक यथा संदर्भ में मैं स्वयं का अंतर्द्वंद हूँ, हर एक यथा संदर्भ में मैं स्वयं का अंतर्द्वंद हूँ। अपने ही छंद में बंद मैं स्वयं कहाँ स्वच्छंद हूँ, अपने ही छंद में बंद मैं स्वयं कहाँ स्वच्छंद हूँ।
गद्य में मैं पद्य में मैं हर कथा का सार हूँ। गद्य में मैं पद्य में मैं हर कथा का सार हूँ। मैं ही मैं से ना मिली तो मैं ही अपनी हार हूँ। मैं ही मैं से ना मिली तो मैं ही अपनी हार हूँ। प्रेम पथ की जीत में तो द्वेष का मैं दंड हूँ। प्रेम पथ की जीत में तो द्वेष का मैं दंड हूँ। अपने ही छंद बंद में स्वयं कहाँ स्वच्छंद हूँ। अपने ही छंद में बंद में स्वयं कहाँ स्वच्छंद हूँ। हम जब एक देश से दूसरे देश में आते हैं तो हम कुछ परंपराएं लेके आते हैं, कुछ नए परंपराओं को चुनते हैं और अडॉप्ट करते हैं। उसी पे ये लाइन है, परंपरा का प्राण में मैं नए रीत का प्रारंभ हूँ। परंपरा का प्राण में नए रीत का प्रारंभ हूँ। वेदना की करुण व्यथा में नए गीत का आरंभ हूँ। शनय शनय जो रस घुले उस पुष्प का मकरंद हूँ। अपने ही छंद में बंद में स्वयं कहाँ स्वच्छंद हूँ। अपने ही छंद में बंद में स्वयं कहाँ स्वच्छंद हूँ। छद्म आडंबर लिप्त में और सत्य का सत्कार भी। छद्म आडंबर लिप्त में और सत्य का सत्कार भी। माया मोह युक्त में और निर्विकार विचार भी। माया मोह युक्त में और निर्विकार विचार भी। शिव का रौद्र रूप में विभत्स हूँ प्रचंड हूँ। शिव का रौद्र रूप में विभत्स हूँ प्रचंड हूँ। अपने ही छंद में बंद में स्वयं कहाँ स्वच्छंद हूँ। अपने ही छंद में बंद में स्वयं कहाँ स्वच्छंद हूँ। साथ और सहयोग में छिपा हुआ मैं स्वार्थ हूँ। साथ और सहयोग मध्य छिपा हुआ मैं स्वार्थ हूँ। अर्थ और परमार्थ मध्य खड़ा हुआ यथार्थ हूँ। अर्थ और परमार्थ मध्य खड़ा हुआ यथार्थ हूँ। व्यथित हूँ, द्रवित हूँ, निश्चल आनंद हूँ। व्यथित हूँ, द्रवित हूँ, निश्चल आनंद हूँ। अपने ही छंद में बंद में स्वयं कहाँ स्वच्छंद हूँ। अपने ही छंद में बंद में स्वयं कहाँ स्वच्छंद हूँ। उस तरु की डाल में जो स्वयं फल से झुका। उस तरु की डाल में जो स्वयं फल से झुका। भीष्म की वो श्वास में वक्त जो बांधे रखा। भीष्म की वो श्वास में वक्त जो बांधे रखा। कृष्ण का उपदेश में तो अर्जुन का द्वंद्व हूँ। कृष्ण का उपदेश में और अर्जुन का द्वंद्व हूँ। अपने ही छंद में बंद में स्वयं कहाँ स्वच्छंद हूँ। अपने ही छंद में बंद में स्वयं कहाँ स्वच्छंद हूँ। धन्यवाद। क्या बात। बहुत खूब प्रियंका जी, प्रियंका बहुत जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। अपने ही छंद में बंद में। बहुत प्रभावशाली कविता। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत खूब प्रियंका जी, आपकी रचनाओं के से लेखन से एक हमेशा ही जुड़ाव सा महसूस होता है। बहुत ही अच्छी रचना। और इसके बाद मैं नीदरलैंड से रुख करता हूं अमेरिका की तरफ और मैं आवाज देता हूं अपने मित्र मनीष गुप्ता जी को, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं अब। मनीष जी का छोटा सा परिचय, वैसे तो बहुत बहुत उनका लंबा पर शुरू हूं तो बहुत लंबा है, पर मैं संक्षिप्त रखता हूं कि मध्य प्रदेश में जन्म हुआ आपका। आप भोपाल विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में इंजीनियरिंग स्नातक और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से स्नातकोत्तर हैं। आपका हिंदी साहित्य से विशेष लगाव है, विशेषकर कविताओं से, और इनकी कई रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। ये सिएटल इलाके में और आभासी जगत में होने वाले कवि सम्मेलनों और गोष्ठियों में सक्रिय भागीदारी रही है इनकी। और विश्वरंग 2019 में आपको प्रवासी साहित्य सम्मान भी दिया गया है। वर्तमान में ये माइक्रोसॉफ्ट में कंप्यूटर अभियंता के तौर पर कार्यरत हैं और रेडमंड वॉशिंगटन में निवास कर रहे हैं। मनीष जी, आपका स्वागत है, उत्सुक है आपको सुनने को। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास जी, और मंच के सभी गणमान्य लोगों को प्रणाम करता हूँ। एक छोटी सी रचना से शुरुआत करता हूँ। 2 छोटी छोटी कविताएं पढ़ने का मेरा इरादा है। पहली रचना, इसकी भूमिका में कहने की कुछ ज्यादा जरूरत तो नहीं है। इसका शीर्षक है हम और वो। ये समाज के विभिन्न तबकों के बारे में बात की है। कोरोना काल में जो अलग अलग तबके हैं उनको अलग अलग वो ये जो अंतर है ये और ज्यादा बढ़ के दिखा, और इसलिए शायद ये कविता का जन्म हुआ। तो शुरू करता हूँ। हम और वो। हम खफा हैं, सोशल मीडिया नहीं देख पा रहे क्योंकि वाईफाई सिग्नल वीक है। हम खफा हैं, सोशल मीडिया नहीं देख पा रहे क्योंकि वाईफाई सिग्नल वीक है। वो खुश हैं कि बात ना हो पाई, मगर पता चल गया गांव में बीवी बच्चे ठीक है। हम खफा हैं, कस्टमर सपोर्ट को फोन करो तो 1 घंटे तक वेट पर डाल दिया। वो खुश हैं,
मकान मालिक को किसी तरह से अगले महीने तक के लिए टाल दिया। हम खफा है गेटेड सोसाइटी में सेल्समैन क्यों घुसते हैं गार्ड के होते हुए। हम खफा है गेटेड सोसाइटी में सेल्समैन क्यों घुसते हैं गार्ड के होते हुए। वो खुश है वक्त पर छत ठीक हो गई वरना पानी टपकता नींद में सोते हुए। हम खफा है अमेज़न ने टी शर्ट दूसरी बार भी गलत रंग की भेज दी। वो खुश है पैसे जोड़ जाड़ कर अब की छठ पर माँ को नई साड़ी भेज दी। हम खफा है वार्डरोब भरी है लेकिन पार्टी के लिए ढंग की ड्रेस नहीं है। वो खुश है कि अच्छा हुआ आज रात केरोसिन तो मिल गया भले ही गैस नहीं है। हम खफा है मॉल की सेल में इतनी लाइन थी कि वापस आना पड़ा खाली हाथ। वो खुश है इतने सालों बाद मालिक ने छेड़ी है वेतन बढ़ाने वाली बात। हम खफा है हर त्योहार पर छुट्टी और इनाम दोनों मांगती है काम वाली। हम खफा है हर त्योहार पर छुट्टी और इनाम दोनों मांगती है काम वाली। वो खुश है किस्मत से बिजली और पानी दोनों है खोली में अब की दिवाली। वो खुश है किस्मत से बिजली और पानी दोनों है खोली में अब की दिवाली। और अंतिम पंक्तियां हैं कि हम खफा हैं वो खुश है, वो खफा है हम खुश है, विरोधाभास क्यों है। एक ही वक्त में एक ही जगह कहीं अवसाद तो कहीं उल्लास क्यों है। और जब शक्तिशाली का ही अस्तित्व है और सारे नियम जंगलों के हैं तो फिर इतिहास वाले से कहते मानव सभ्यता का विकास क्यों है। तो फिर इतिहास वाले से कहते मानव सभ्यता का विकास क्यों है। बहुत खूब, बहुत अच्छे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। और एक मैं रचना पढ़ता हूँ जिसका शीर्षक है हमारी दुनिया। इसका संदर्भ भी जब से मैं यहाँ रेडमंड जो कि नॉर्थ वेस्ट इलाका जो है अमेरिका का बहुत ही खूबसूरत है। पहाड़ नदी जंगल यहाँ पे कैस्केड पर्वत हैं जो। और मैं जब से आया हूँ तब से मतलब जब पहाड़ों में घूमता रहता हूँ तो उसी से प्रेरित होकर लिखा है ये कि जब भी नदी उमड़ती देखता हूँ या बर्फ लदे पर्वत घुमड़ते झरने लहराते दरख्त झट फोन निकाल कर लेता हूँ फोटो या वक्त हो तो बनाता हूँ वीडियो। चलते चलते जब पैरों के पास से गुजरता है चींटियों का झुंड वीर बहुटी का हुजूम रेंगता घोंगा सरकता केंचुआ मैक्रो मोड में पैनी तस्वीर खींचता हूँ एक नहीं अलग अलग एंगल से। जब विहंगम दृश्य दिखाई देता है किसी चोटी से या डूबते सूरज की लालिमा या झील पर शाम के वक्त झिलमिलाती रोशनियां कोशिश करता हूँ सबसे अच्छी तस्वीर खींच सकूं 4K रेजोल्यूशन की या इससे भी ज्यादा। पतझड़ में हवा के उड़ते पत्ते एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते पंछी या फूलों पर मंडराते भंवरों मधुमक्खियों को स्लो मोशन के वीडियो में कैद करना रास आता है। नेशनल पार्क में रात को तारों भरा आसमान पूर्णभासी का चांद 5x जूम कर ली गई बॉल्ड ईगल की तस्वीर फोटोशॉप में इस तरीके से एडिट करता हूं कि जीवंतता के बिल्कुल करीब लगे। बढ़ता जा रहा हूं मेमोरी कार्ड हार्ड डिस्कें क्लाउड पर बैकअप यूट्यूब फेसबुक या जहां भी हो सके सबको भेजता जा रहा हूं चस्पा किए जा रहा हूं। जिस तरह मैंने पुराने चित्रों और वीडियो से देखे सल्तनतों के काफिले नवाबों के जवाहरात विश्व युद्ध का कहर होलोकास्ट के आघात गांधी की यात्रा मार्टिन लूथर का भाषण परमाणु विस्फोट का मशरूम बादल तेल के जलते कुओं के क्षण ठीक उसी तरह शायद इन चित्रों को देख सके आने वाली सदियां और जान सके कैसी थी हमारी दुनिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बढ़िया मनीष मनीष, जी, बहुत बढ़िया सुंदर। मनीष। बहुत खूब। आपकी कविताएं हमेशा ही अलग तरह की भावनाएं लिए होती हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अगले वक्ता को बुलाने से पहले कुछ अपना भी साझा करना चाहूंगा कि मेरे प्रवास के दो पार्ट्स में रहा है। पहला बार जब
था तो मैं कुछ सालों के लिए बाहर रहा और फिर वापस चला गया। और फिर अब जब बाहर निकला हूं तो अब पिछले 10-12 साल से एक गो मैं बाहर हूं। तो जब पिछली बार निकला था और उसके बाद जब वापस गया, उस समय मैंने अपनी भावनाओं को कुछ इस तरह समेटा था कि जब देखे नहीं थे, दूर से हर मंजर अच्छा लगा। जब देखा नहीं था, दूर से हर मंजर अच्छा लगा। और कुछ दिन जो घूम लिए, अब घर अच्छा लगा। बहुत सुंदर। बहुत अच्छे। नए लोग, नई पहचान, नए नाते लुभाते हैं। नए लोग, नई पहचान, नए नाते लुभाते हैं, पर लौट कर अपनों में अक्सर अच्छा लगा। यूं तो सो चुके हैं न जाने कितने शहरों में, यूं तो सो चुके हैं न जाने कितने शहरों में, जैसा भी है अपना ही बिस्तर अच्छा लगा। बहुत सुंदर। वाह ये वाह, तब लिखा था जब वापस चले गए थे कि नहीं अब तो भाई देश में ही रहेंगे। और अब जब पिछले 10-12 साल से आए तो हम इंसानी फितरत है, हर चीज को जस्टिफाई कर लेते हैं। तो अब हम अब कुछ इस तरह से लिखा है कि देश की तरफ देख के बोला है कि परिंदों की तरह उड़ चले नए आसमानों की ओर, परिंदों की तरह उड़ चले नए आसमानों की ओर, लौट कर आते रहेंगे ये घरौंदा खुला रखना। बहुत तो इसी के साथ मैं अपने अगले वक्ता को बुलाना चाहूंगा। और हमारे साथ मैं अब बुला रहा हूँ, आमंत्रित कर रहा हूँ शन्नो अग्रवाल जी, जो लंदन से जुड़ी हैं हमारे साथ। आपको बचपन से ही काव्य रचना का शौक लग गया था, शादी के बाद से आप लंदन में रह रही हैं और पिछले कई वर्षों से काव्य साधना कर रही हैं। और हाल ही में 2 काव्य संग्रह रोशनदान और ओस प्रकाशित हुए हैं आपके, बहुत बहुत बधाई हो आपके उसके लिए। और कुछ लोगों की कहानियों पर समीक्षाएं भी प्रकाशित हो चुकी हैं। आपके कई आलेख व कविताएं आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी कई बाल रचनाएं भी लिखी हैं आपने, जिनका संग्रह अभी प्रकाशित होना बाकी है। तो शन्नो जी, आपको सुनने को हम उत्सुक हैं। आइए, मंच आपका है। आप म्यूट पर हैं शन्नो जी। हाँ, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और आप सभी उपस्थित जनों को मेरा सादर नमन। तो मेरे जीवन की शुरुआत नए देश नए परिवेश में इस तरह हुई थी। ये बात आधी सदी पुरानी है। ये बात 1970 की है और प्लेन में बैठने का ये मेरा पहला अनुभव था। मैं अपने आप में सिकुड़ी हुई थी, बहुत नर्वस थी। आज भी उस पहली हवाई यात्रा को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हवाई जहाज में मेरी सीट की बगल में एक भारतीय महिला अपनी 2 छोटी प्यारी सी बच्चियों के साथ बैठी थी। वो कुछ दिनों भारत में अपने रिश्तेदारों से मिलकर वापस यूके अपने घर जा रही थी। ये जानकर मुझे सुकून मिला। मैं थोड़ी आश्वस्त हुई। कुछ देर बाद वो महिला मुझसे बातचीत करने लगी। इस बातचीत से मेरा ध्यान बटा और मुझे राहत सी मिली। उन कुछ घंटों की यात्रा में हम दोनों आपस में खूब घुल मिल गए थे। उड़ान के दौरान यदि कोई बात मेरी समझ में ना आई तो वो मुझे सहजता से समझा देती थी। हवाई यात्रा एरोफ्लोट से वाया मास्को थी। मास्को में हमें प्लेन बदलना था, अतः मास्को के एयरपोर्ट पर कुछ समय गुजारना पड़ा। उस एयरपोर्ट पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं खो ना जाऊं। मैं डर के मारे उस लेडी के साथ ही चिपकी रही। वहां शॉप में बड़ी प्यारी प्यारी सी चीजें दिखी, जिनमें मुझे एक दूसरे में समाई 3 रूसी रंग बिरंगी सुंदर सी गुड़ियां बहुत अच्छी लगी। उस महिला ने कुछ चीजें खरीदी, लेकिन मेरे पास करेंसी में सिर्फ 3 पाउंड ही थे, जिन्हें मैं खर्च नहीं करना चाहती थी। उन्हें बचाकर मैं गर्व महसूस कर रही थी। मास्को से फिर प्लेन उड़ा और जब यूके की धरती पर पहली बार कदम रखे तो मन रोमांचित हो उठा। मैं अंग्रेजों के देश आ पहुंची थी। अंग्रेजियत का हुआ मेरे दिमाग में घर किए हुए था। सोचा करती थी कि सभी अंग्रेज बड़े लोग होते हैं।
इस अजनबी देश में पति के सिवा मेरा कोई भी सगा संबंधी न था। उनके साथ अपने निवास तक पहुंचते हुए तमाम गोरे चेहरों को देखने का भी पहला अनुभव था। इसके अलावा एक बात ने मेरा ध्यान आकर्षित किया, और वो ये कि यहाँ हर तरफ शांति थी, चाहे वो एयरपोर्ट हो या उसके बाहर सड़कें, ट्रेनें या बसें। हीथ्रो एयरपोर्ट से बाहर जब ट्रेन में बैठी तो भरी ट्रेन में भी लोग बुद्ध की तरह कतई खामोश बैठे थे। जैसा कि आमतौर पर यात्री बातें करते हुए शोर मचाते दिखते हैं, वैसा कुछ भी वहां नहीं था। सड़कों पर भी लोग व कारें बिना शोरगुल किए चुपचाप चलते नजर आ रहे थे। देखकर बड़ी हैरानी सी हुई कि लोग बातें भी अगर करते हैं तो बहुत धीरे से, उनकी बातों से किसी को विघ्न ना हो इसका वो पूरा ख्याल रखते हैं। टैक्सी में बैठने का अवसर मिला तो टैक्सी वाले ने भी अधिक बात नहीं की। पहली बार एहसास हुआ कि यहाँ हर कोई बात करने की अपनी सीमा जानता है। उन्हें दूसरे की प्राइवेसी का ध्यान है, दूसरे का आदर करता है। ट्रेनों, बसों या क्यू में लोगों को बिना धक्का मुक्की करते चढ़ते और उतरते देखा। समझ में आया कि यहाँ व्यवस्था बनाकर रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। इस तरह की कई और बातों ने भी ध्यान खींचा। तो नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत हुई। रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव के साथ यहाँ के लोगों के प्रति जो गलत धारणा थी वो भी बदलने लगी। इस देश में रहते हुए धीरे धीरे यहाँ के लोगों के व्यवहार और उनके रहन सहन का असर भी मुझ पर पड़ने लगा। मैं पास पड़ोस के लोगों से जब परिचित हुई तो उनके बातचीत करने के तरीके पर ध्यान देने लगी। इस तरीके से मेरे बातचीत करने के तरीके और सोच में बदलाव आने लगा। जिन अंग्रेजों की मैं मन ही मन आलोचना किया करती थी, रंग भेद के कारण जिस अंग्रेज कौम को मैं सुपीरियर समझती थी, यहाँ रहते हुए पास पड़ोस के अंग्रेजों से बात करने पर मेरी धारणा में परिवर्तन आने लगा। उन लोगों को जानने और समझने का मौका मिला। महिलाओं को अधनंगी पोशाक में देखकर मन में बहुत सारी भ्रांतियां थीं। सर्दी के बाद जैसे ही थोड़े से गर्म दिन आए और सूरज चमका तो गोरियां गलियों में हाफ पैंट में दिखती थी। समुद्र तट पर तो बिकनी और ब्राह्मे ही दिखते। पहले पहल तो देखकर मैं सोचती थी कि ये दिखावा क्यों? समुद्र तट पर बिकनी और ब्राह्मे लेटकर ये गोरियां क्या चाहती हैं? ऐसा क्यों करती हैं? लेकिन बरसों बाद समझ आया जब मेरी देह भी सूरज के ताप के लिए तरसने लगी। मेरे दिमाग में जो बातें पहले से थी कि यहाँ के लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, तो यहाँ रहते हुए धीरे धीरे पता चला कि उसके पीछे कुछ कारण हैं और कई बार लोगों की मजबूरियां भी होती हैं। जिन तमाम बातों को लेकर मेरे दिमाग में वर्जनाएं थी, तो उन बातों को देखने, पढ़ने और सुनने और समझने लगी। इस तरह एक नई समझ ने मेरे जीवन में पैर पसारने शुरू किए और उन लोगों के प्रति समझदारी की भावना बढ़ती गई। यह सोचकर कि वो भी तो इंसान हैं और उनकी कोई मानसिक, शारीरिक या कोई और समस्या रही होगी, ऐसे लोगों के प्रति फिर मन में संवेदना जागृत होने लगी। जो बातें पहले अजीब लगती थी, जैसे उनका खाना पीना, रहन सहन और उनकी परंपराएं आदि, तो समय के साथ धीरे धीरे मैं उन तमाम बातों को देखने सुनने की आदी होने लगी। हमारे बच्चे जब स्कूल जाने लगे तो हर मजहब के बच्चों को मैंने देखा, बच्चों को एक साथ खेलते देखा और एक नई समझ ने जन्म लिया। अब तो आलम यह है कि हम सभी हर साल अपने त्योहारों के साथ क्रिसमस भी मनाने लगे हैं। घर की सजावट करना, बच्चों की खुशी के लिए क्रिसमस ट्री सजाना और वो रोस्ट पोटैटो, कैरट, पार्सनिप और स्प्राउट आदि का डिनर बनाकर खाना, क्रैकर्स पुल करना आदि भी जीवन में शामिल हो गया है। और क्रिसमस के समय उपहारों का लेन देन भी परिवारों के बीच होने लगा। उत्सव मनाकर किसे खुशी नहीं मिलती। यहाँ के उत्सवों का आनंद मैं भी लेने लगी। उन सबकी खुशियों में शरीक होकर मेरे जीवन ने एक नई करवट ली। कहते हैं ना कि इफ यू लिव इन रोम, लिव लाइक ए रोमन। धीरे धीरे यहाँ के लोगों से जुड़ाव होने लगा। मैं यहाँ की धरती, हवा व जलवायु से पोषित होते हुए इस देश से जुड़ाव महसूस करने लगी। हर चीज में अपनापन सा ढूंढने लगी। लोगों की तहजीब और तौर तरीकों से परिचित व प्रभावित हुई, उन्हें जानने का मौका मिला। घर में यदि किसी को खाने पर निमंत्रित किया तो टेबल पर खाने की चीजों को लेकर उनसे कई बार नहीं कहना पड़ता था। ये बात समझने में मुझे कुछ देर लगी,
क्योंकि जितना कोई खाना चाहता है उसे लेने में कोई संकोच नहीं करता। अगर कुछ लेना हुआ तो वो स्वयं अपने आप ही ले लेते हैं। काफी पहले मैं इन लोगों के मजाक भी नहीं समझ पाती थी, पर अब उनके साथ ठहाके लगाती हूँ। जीवन खट्टे मीठे अनुभवों की कहानी है। नए देश, नए परिवेश में नए अनुभवों के साथ जीवन बीतने लगा। जिंदगी इम्तिहान लेती रही और इम्तिहान मरते दम तक देने पड़ते हैं। कई सालों तक रंग के भेदभाव को लेकर भी समस्याएं आती रहीं, पर उन सबको झेलते हुए कदम निरंतर बढ़ते रहे। इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते बहुत कुछ देखा व सीखा है मैंने। आज के समय में रंग भेद की समस्या करीब करीब नहीं के बराबर है। इस देश में लोगों की समझ समय के साथ बहुत बदल गई है। अब तो ये हालत हो गई है कि कई बार बसों या ट्रेनों आदि में अंग्रेज लोग उठकर मुझे अपनी सीट देने लगते हैं। पड़ोसियों से सहृदयता की सीख मिली। इस सीख से भी मेरे जीवन में बदलाव आया। कई साल पहले जहां हम रहते थे, उस घर में हमारा बहुत बड़ा एक सुंदर सा गार्डन था। यदि कभी कहीं कुछ दिनों को घूमने जाना हुआ तो हमारे पड़ोसी लोग हमारे गार्डन में फूल पौधों आदि को पानी दे देते थे, और यदि कभी कोई पार्सल आया तो उसे वो लोग अपने पास सुरक्षित रख लेते थे। किसी समय यदि हमारे पड़ोसी छुट्टियों पर जा रहे होते थे तो हम भी पूछ लेते थे कि आप निश्चिंत होकर छुट्टी मनाइए, आप लौटेंगे तो आपके पौधे हरे भरे मिलेंगे। कोरोना काल में पिछले साल मेरे पड़ोस में रहने वाली एक प्यारी सी करीब 24-25 साल की गोरी महिला मुझसे मेरी शॉपिंग आदि करने को पूछती रही। कोरोना से बचने के लिए उन दिनों मेरे लिए बाहर जाने की सख्त मनाही होने के कारण एक बार मैंने झिझकते हुए उससे एक दवा के बारे में कहा, और उसने केमिस्ट के यहाँ से तुरंत ला कर दे दी। उसने दवा खरीद कर ला दी और मुझसे पूछा कि किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बताने से ना झिझकना। कई साल पहले एक दिन की बात है। मेरे पड़ोस में ही किसी का घर था। एक दिन वो व्यक्ति कई साल पहले एक दिन की बात है, मेरे पड़ोस में ही किसी का घर था। एक दिन वो व्यक्ति बाहर दिख गया। हाय हेलो और कुछ मौसम आदि की बातें करने के बाद वो बताने लगा कि आज भी इतने खराब मौसम में उसे काम पर जाना है। बातों ही बातों में वो स्वयं बताने लगा कि वो फुटपाथ व सड़क आदि की सफाई करता है। आश्चर्य तो मुझे इस बात का था कि देखने में उसके कपड़े और घर आदि सब अन्य लोगों की तरह था। यहाँ कोई भी काम करो लेकिन रहन सहन को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। यहाँ आकर स्वावलंबन का पाठ भी सीखा। देखा कि कई बार अपंग होने पर भी लोग किसी पर आश्रित नहीं रहना चाहते। वो अपने बच्चों पर भार नहीं बनना चाहते। अक्सर ही तमाम ऐसे बूढ़े या अपंग लोगों को देखती हूँ जो व्हीलचेयर में बैठे हुए शॉपिंग आदि स्वयं कर लेते हैं। कुछ लोगों को तो छड़ी पकड़कर चींटी की तरह रेंग कर चलते हुए भी देखा है। एक और बात देखने को मिली कि यहाँ की औरतें अपने को जल्दी बूढ़ी नहीं समझती। सास बनने पर बहू से सेवा की उम्मीद नहीं करती। उल्टे वो बच्चों से अलग रहते हुए भी जरूरत पड़ने पर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की भी देखभाल करती रहती हैं। जब तक हाथ पैर चले, स्वयं का काम खुद करने की बात की सीख मिली। इस तरह के स्वावलंबी समाज में रहते हुए स्वावलंबन का महत्व जान पड़ा। लंदन में 1970 में कोई भी रेडीमेड या फ्रोजन फूड नहीं मिलता था। उसके कुछ सालों बाद यह सब सुपरमार्केट में मिलना शुरू हुआ, और फिर धीरे धीरे तरह तरह की और भी चीजें मिलने लगी। इसलिए खाने को लेकर भी जिंदगी में बिना समझौते के काम नहीं चला। यह सोचकर मैंने हर चीज को नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया। अब हम पैनकेक को मालपुआ, हैश ब्राउन को आलू की टिक्की, यम यम को गुलगुला, उस पर डबल क्रीम डाल लो तो वो रसमलाई बन जाता है, और वो वेजिटेबल पेस्ट्री को समोसा और बेक्ड बीन को छोले की चाट समझकर खाने में सुख का अनुभव करने लगे हैं। अब तो थेम्स नदी को भी मैं गंगा समझने लगी हूँ। जीवन के तमाम अनुभवों को चाय की चुस्कियों की तरह घूंट घूंट पीती रहती हूँ। यहाँ रहते हुए औपचारिकता का लिबास भी छूटा। एक बार मेरे पति के मित्र घर पर आमंत्रित थे। नाश्ते में हलवा, समोसा और ब्रेड रोल देखकर उनके मुंह में पानी आ रहा था। वे खाने का अधिक इंतजार न कर पाए और स्वयं ही लेकर खाते रहे। मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मिनटों में ही
सारी चीजों के साथ वह चटनी तक पूरी साफ कर गए। मैंने उन लोगों को कहते सुना कि भारतीय खाने के स्वाद के बाद उन्हें अपना खाना बेस्वाद लगने लगा है। एक बार शाम के भोजन में भी जो कोफ्ता, पनीर, दाल, पुलाव, पूरी आदि जो भी बनाया था, उसे खाकर तो उन लोगों से मुझे इतनी प्रशंसा मिली कि मैं अपने को मास्टर शेफ समझने लगी। यहाँ तक कि लंदन में अपना रेस्टोरेंट तक खोलने का सपना देखने लगी। जहाँ रहो बसो वहां की जिंदगी से समझौता करना भी एक कला है। अब जब भी पीछे मुड़कर देखती हूँ तो पाती हूँ कि लंदन में रहते हुए लचीला बनने की सीख जीवन में घर कर गई है। परिस्थितियों के अनुसार अपने को मैं अनुकूलित करती गई। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि नया देश, नया परिवेश, नए फूलों की नई सुबास, जीवन बदल रहा निरंतर, अब यही देश है मेरी आस। सच में प्रवासी होना भी एक नया जन्म सा लगता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर सन्नो जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत अच्छा था शन्नो जी। आपके सारे ही प्रसंग काफी रोचक लगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बखूबी उनको बहुत मन से पढ़ा सन्नू जी आपने, और उनके साथ हृदय से आभार। बहुत धन्यवाद। तो अब आगे बढ़ते हैं, और अब जिनको सुनने को हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मैं हमारी कार्यक्रम अध्यक्ष और यहाँ नीदरलैंड्स में मेरी बड़ी बहन तुल प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पिता अवस्थी जी की बात कर रहा हूँ। आपको हाल में मिले प्रवासी भारतीय हिंदी भूषण सम्मान के लिए पुष्पिता जी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और इसके साथ ही मैं संक्षिप्त परिचय आपका शुरू करता हूँ। पुष्पिता जी सन 1980 से सक्रिय लेखन से जुड़ी रही हैं, और धर्मयोग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका, कादम्बनी से होते हुए वागार्थ और नया ज्ञानोदय में छपते हुए 60 से अधिक पुरस्कृत पुस्तकें लिखी हैं, जिनका अंग्रेजी, उर्दू, रशियन और डच भाषाओं में अनुवाद हुआ है। स्वदेश और विदेश के कितने देशों में आपने एकल पाठ किए हैं। आपकी कविताओं और साहित्य पर फिल्में बनी हैं। 2003 में सूरीनाम देश में 7वें विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, सक्रिय भूमिका आपने निभाई। भारत सहित कई विश्वविद्यालयों में आपके कृतियों पर शोध कार्य हो रहे हैं। कथाकार शिव प्रसाद सिंह, श्री लाल शुक्ल और विद्यानिवास मिश्र पर 3 घंटे की फिल्में बनाई हैं हिंदी प्रचार के लिए। सूरीनाम और नीदरलैंड्स देश में अनेक संस्थाएं हैं आपकी कई पत्रिकाएं प्रकाशित हुई हैं, और आप इस समय अध्यक्ष हैं हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन नीदरलैंड्स, आचार्य कुल संत विनोबा भावे, वर्धा महाराष्ट्र, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस पीस एकेडमी वर्धा, और भी ना जाने कितनी लिस्ट लंबी है। आप संपादक और संरक्षक हैं एम्स्टल गंगा पत्रिका नीदरलैंड्स और आचार्य कुल पत्रिका की। स्वागत है पुष्पिता जी। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, और बहुत बहुत आभार रामा तक्षक जी का कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में भागीदार बनाया। सबकी रचनाएं सुनकर मैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन सब जगहों पे घूमती हुई और उनको सुनते हुए मैं भी उन जगहों पे गई हूँ और यायावरी की है। तो ये बहुत ही सुखद अनुभव है इस कार्यक्रम में होना। लेकिन अपनी रचनाओं को कहने से पहले मैं एक दो बातें महत्वपूर्ण कहना चाहूंगी। एक तो एक साझा संसार शब्द बहुत ही अच्छा है हम प्रवासी भारतीयों के लिए, और इसके साथ साथ इसकी जो महत्ता है वो ये कि कल रात में सोच रही थी कि वसुधैव कुटुंबकम के शब्द में जो संस्कृति का स्वरूप है वही आधुनिक रूप में साझा संसार में भी ध्वनित है। तो ये कहा जाए कि वसुधैव कुटुंबकम, जी रामा तक्षक जी की वसुधैव कुटुंबकम का वर्तमान समय में जो आधुनिक स्वरूप होगा उस शब्द को पूरी भावुकता के साथ कहा जाए कि अनुदित करने के लिए तो साझा संसार से बेहतर और कोई शब्द नहीं बनता है। तो मैं इसके लिए बहुत बधाई देती हूँ आपको, और ये एक ऐतिहासिक काम है। और उसी तरह से जो नया जन्म, प्रवासी नया जन्म शीर्षक जो रखा गया है, ये हम सब अनुभव करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम सबका हर दिन
हर दूसरा दिन नया जन्म होता है। इसे पुनर्जन्म भी कह सकते हैं, लेकिन पुनर्जन्म इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम लोगों का संबंध भारत से नाभिनाल बना हुआ है। हम भारत की स्मृतियों के साथ जी रहे हैं, तो वो जो कहीं यात्राओं में जाने से और जीविका बाहर रहने से जो अनुभूति होती है उसके तहत है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे भारतवंशी भाई बंधु हैं, जो 1834 और 1916 के बीच में विदेशों में गए और वहीं उन 4-5 पीढ़ियों से रह रहे हैं, तो उनसे तो भारत छूट चुका था। इसलिए उनके लिए पुनर्जन्म शब्द जितना सार्थक है, उतना ही साझा संसार के हम प्रवासियों के लिए नया जन्म सार्थक है। तो इस तरह से ऐतिहासिक जो परिवर्तन है उसके साथ है। मैं अपनी कविताएं जो हैं, एक कविता मैं उन भारतवंशियों पे पढ़ती हूँ जिनका संबंध पुनर्जन्म से है, जो साझा संसार के हैं। बहुत छोटी सी, समर्पण का अर्घ। हिंद महासागर अपने अन्य सागर मित्रों के साथ सुनता रहा था शताब्दियों से हिंदुस्तानियों की चीख पुकार। हिंद महासागर अपने अन्य सागर मित्रों के साथ सुनता रहा था शताब्दियों से हिंदुस्तानियों की चीख पुकार। विश्व की नदियां ढो ढो कर ले जाती थी अपने भीतर उनके आंसुओं की नदी। विश्व की नदियां ढो ढो कर ले जाती थी अपने भीतर उनके आंसुओं की नदी, सागरों में घुलाने के लिए कि मजदूरों के आंसुओं के नमक से गल जाए जल जहाज। कि उनके आंसुओं की नदी से सागर में घुलाने के लिए कि मजदूरों के आंसुओं के नमक से गल जाए जल जहाज, जो करते हैं मानव मजदूरों का अमानवीय हिंसक व्यापार। जो करते हैं मानव मजदूरों का अमानवीय हिंसक व्यापार। राजाओं और गोरे सत्ताधारियों के पापों को धोते रहे थे श्रमजीवी मजदूर। राजाओं और गोरे सत्ताधारियों के पापों को धोते रहे थे श्रमजीवी मजदूर। अपने पाप समझ देर रात गए और सूर्योदय से पहले तक दिवस भर सूर्योपासना में जुटे हिंदुस्तानी मजदूर धरती पर चढ़ाते थे अपने पसीने से समर्पण का अर्घ। दिवस पर सूर्योपासना में जुटे हिंदुस्तानी मजदूर धरती पर चढ़ाते थे अपने पसीने से अपने समर्पण का अर्घ। फसल की कामना से भरकर जिससे भूखा न रहे उसके बच्चे का पेट और बची रहे उसकी औरत की इज्जत। फसल की कामना से भरकर जिससे भरकर कि भूखा न रहे उसके बच्चे का पेट और बची रहे उसकी औरत की इज्जत भी। ये हमारे उन प्रवासी भारतवंशियों की पीड़ा थी। जो प्रवासी हम नए भारतीयों की पीड़ा है उसे शन्नू जी की कहानी में आपने सुना। बहुत ही दर्दनाक समय था उन लोगों का। और मैं अब मातृभूमि की याद में विदेश प्रवास में तपन और पाले में एकाकी पड़ा है मन का चबूतरा। विदेश प्रवास में तपन और पाले में एकाकी पड़ा है मन का चबूतरा। जैसे हवा में किसी स्मृति घाव का गीला निशान। जैसे हवा में किसी स्मृति घाव का गीला निशान। समुद्र से इच्छाओं के नाव घर से ढूंढती हैं बूढ़ी आंखें बीता कल उजला अतीत। आत्मी की स्मृति में अपनी ही अंजलि में अपना चेहरा टिकाए कि मेरी हथेलियां उसकी ही हथेली। आत्मी की स्मृति में अपनी ही अंजलि में अपना चेहरा टिकाए कि मेरी हथेलियां उसकी ही हथेली हों। बैठी हैं स्वदेशी इच्छाएं आत्म सुख के लिए। प्रतीक्षा में बैठी हैं स्वदेशी इच्छाएं आत्म सुख के लिए। क्या बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया पुष्पिता जी। बहुत खूब।
बहुत खूब था, मैं म्यूट पे था। बहुत खूब पुष्पिता जी, आपको सुनना हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है और एक से बढ़कर एक रचनाएं आज हम सभी ने सुनी। अब मैं रामा जी से अनुरोध करूंगा आपके धन्यवाद वक्तव्य के लिए। बहुत बहुत आभार विश्वास जी। और आज का दिन हमारे लिए बड़ा विशेष है, क्योंकि जिस तरीके से हम ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुए अमेरिका तक की हमने यात्रा की, बीच में यूरोप में रहे और सन्नो जी को सुना और पुष्पिता जी को सुनने का सौभाग्य आज मिला। उन्होंने साझा संसार के सृजन की जो बात कही, हम सब गौरवान्वित हैं आपकी इस टिप्पणी से पुष्पिता जी। और ये साझा संसार की सब पूरी टीम का सौभाग्य आपकी ओर से इस तरह का कमेंट हमारे लिए पाना। आपने बहुत सारी बातें बताई, सागरों की बात की, नदियों की बात की, वसुधैव कुटुंब की आपने बात की और अमानवीय अहिंसक हिंसा और हमारे गिरमिट या पूर्वजों की यादों को आपने ताजा कर दिया कि भूखा न रहे बच्चे का पेट, बची रहे औरत की इज्जत, विदेश का प्रवास, अपनी अंजुली में अपना ही चेहरा टिकाए, स्वदेशी इच्छाएं। साथ ही हमने भावना जी को सुना, प्रियंका जी को सुना। भावना जी ने हमारी दुनिया के लोग नए रंगों के संग, हमने अपना भारत यहाँ बसाया है जैसी भावुक पंक्तियां उनसे सुनी। और प्रियंका जी का की रचना बड़ी प्रभावित करने वाली थी। मैं कौन हूँ, परंपरा का प्राण हूँ, नए गीत का गान हूँ। और मनीष गुप्ता जी ने भी हम और वो बहुत ही सार्थक और बहुत ही सटीक और वर्तमान जीवन की बातें हमने बताई। और हमारी दुनिया रचना के माध्यम से उन्होंने प्रकृति का और आज के आधुनिक जीवन का जो सामंजस्य बनाते हुए रचना प्रस्तुत की, वो वाकई सराहनीय थी। इसी के साथ साथ चूंकि हालांकि आज हमारे पास थोड़ा समय है, तो यदि अध्यक्ष महोदय की अनुमति हो पुष्पिता जी, तो मैं एक छोटा सा आपको जी आप अपनी रचना का पाठ करें और आपकी रचनाएं अपने समय को स्पर्श करती हैं, उनका स्पंदन अनुभव होता है। जी आभार। तो मैं एक छोटी सी आपको गद्य रचना सुना रहा हूँ, लघु कथा है, शीर्षक है बोनस मदर। बहुत सुंदर। शीर्षक है बोनस मदर। ये कोरोना काल के समय की बात है। एक मित्र युगल से कोरोना वायरस के चलते 1.5 वर्ष से नहीं मिल पाए थे। वे काफी दूर रहते हैं, लगभग 150 किलोमीटर दूर। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों विगत सप्ताहांत उनसे मिलने गए थे। हम दोपहर 5 बजे उनके घर पहुंच गए थे। दूरी को देखते हुए सदा से ही जब भी उनसे मिलने उनके घर जाते तो रात का विश्राम भी वहीं होता रहा है। इस बार भी यही हुआ। यहाँ इस बात की चर्चा करना भी जरूरी है कि हॉलैंड में शाम के भोजन को लेकर एक बहुत ही सामान्य परंपरा है। लगभग 90% परिवारों में शाम को 6 से 7 बजे के बीच भोजन करने की आदत है। स्वस्थ जीवन पोषण की परंपरा है। कहते भी हैं कि भरे पेट बिस्तर नहीं जाना चाहिए। भोजन और सोने के बीच 3-4 घंटे का अंतराल स्वास्थ्यकारी है। साथ ही भोजन व सोने के बीच 3-4 घंटे का समय हो तो परिवार की आपसदारी की बातें भी हो जाती हैं। शाम के समय इन दिन भर की बातों के लिए हर किसी को पर्याप्त समय मिल जाता है। यार दोस्तों की बातें, घर की, काम की और दिन भर की सब बातें खाने की मेज पर आ धमकती हैं। मन हल्का हो जाता है। सुख दुख सब टेबल पर बांट लिया जाता है। चिंता हो तो घट जाती है, चिंता टेबल पर छूट जाती है, उसे साथ लेकर नहीं सोया जाता। कोई खुशी की बात हो तो फिर हंसी के ठहाके जीवन को सुख से सराबोर कर देते हैं। इस युगल मित्र के घर जाते समय मैं कार ड्राइव कर रहा था। मेरी पत्नी मेरे साथ थी। एक जेब्रा क्रॉसिंग पर मुझे हरी बत्ती मिल गई। मेरे पीछे कारों की लाइन लगी हुई थी। मैंने देखा कि जेब्रा क्रॉसिंग पर एक 7-8 साल का बालक खड़ा हुआ है। मैंने कार को रोक लिया।
बालक गुजरती कारों पर नजर गड़ाए था। मैंने बालक की ओर इशारा कर उसे जेब्रा क्रॉसिंग पार करने के लिए इशारा किया, उसको जाने दिया। बालक को इसी का इंतजार था। मेरी पत्नी ने कहा, ऐसा ना करो। मैंने कहा, क्यों? मेरी पत्नी ने कहा, क्योंकि ये बालक ठीक खड़ा हुआ था, जेब्रा क्रॉसिंग पार करने के लिए हरी बत्ती का इंतजार कर रहा था। उसे जीवन में सीखना है, उसे यातायात के नियमों के बारे में सीखना है, इसलिए उसका आज खड़ा होना बहुत जरूरी है। धीरज जरूरी है ताकि वह भविष्य में कभी गलती नहीं करेगा। इस संवाद के साथ कुछ किलोमीटर की ड्राइव के बाद हम युगल मित्र के घर पहुंच गए। युगल मित्र का नाम इर्मी और मार्क है। उनके घर पिछवाड़े में अभी सुहानी धूप थी, सो वहीं पर चाय के साथ अपनी कुशल क्षेम पूछने की बात शुरू हुई। मैंने इर्मी से उनके बेटे जॉय और बेटी जॉयस की कुशल क्षेम की पूछी। इर्मी ने दोनों के बारे में बताया कि दोनों ही कुशल हैं। जॉयस की ननद जोया तो कल शाम को आप भोजन भी हमारे साथ ही करेगी। मैंने कहा, बहुत खुशी की बात है। इतना कहने को ही था कि इर्मी ने अपनी कल शाम के जोया के साथ शाम का भोजन की बात को पूरा करते हुए बोली, जोया की बोनस मदर भी कल शाम जोया के साथ डिनर के लिए आएगी। बोनस मदर, इन दो शब्दों को सुनकर मेरा मुंह खुला खुला रह गया। ये बोनस मदर कहाँ मिलती है? आखिर मैंने पूरी गंभीरता से इर्मी से पूछ लिया। मेरा सवाल सुनकर इर्मी तो हंसने लगी ही, साथ ही में मार्क और मेरी पत्नी ने अपनी बात बंद कर ठाका लगाया। इर्मी ने फिर जोया व उसकी बोनस मदर के कल शाम आने की बात को दोहराया और बोनस मदर के बारे में बताने लगी। इर्मी ने बताया कि जोया की मित्रता एक युवक से हुई। युवक का नाम मार्को है। जोया का मार्को के माता पिता से भी मिलना हुआ। कुछ महीने बाद जोया और मार्को ने साथ रहने का फैसला किया। वे दोनों एक घर किराए पर लेकर साथ रहने लगे। इर्मी ने कहना जारी रखा, वह बोली, जोया और मार्को को साथ रहते हुए 2 महीने भी नहीं हुए थे कि जोया की मां सिल्वा को डॉक्टर ने ब्रेन ट्यूमर होना बताया। यह दुखद जानकारी पाकर जोया मां के लिए चिंतित रहने लगी। ब्रेन ट्यूमर की सुनकर उसका अपनी मां से मिलना जुलना भी बढ़ गया। मार्को की मां भी जोया का साथ देने लगी। जोया जब अपनी मां सिल्वा से मिलने जाती तो मार्को की मां भी जोया के साथ जाने लगी। जोया की मां की देखभाल में भावनात्मक स्तर पर जोया और युवक मार्को की मां मादलिया के संबंध प्रगाढ़ होते गए। जोया अपनी मां को अधिक समय दे रही थी। यह सब बताते हुए इर्मी के माथे पर सिकुड़न बढ़ गई। मुझे इर्मी का चेहरा देख उसकी आंखों की पुतलियों और भौहें चिंता के भाव से बोझिल जान पड़े। चिंता का भाव अब उसकी जबान पर भी दस्तक दे रहा था। वह चिंतित स्वर में बोली, अपनी ब्रेन ट्यूमर से बीमार मां की देखभाल के कारण जोया मार्को को अधिक समय नहीं दे पाती थी। इस कारण जोया और मार्को के संबंध बिखरने लगे। जोया रात को बीमार मां के पास होती, तब मार्को भी घर से निकल लेता। मार्को फिर से नए प्यार की प्यास में कॉफी हाउस, बियर बार के गलियारों में शाम बिताने लगा। यह कहते हुए इर्मा का स्वर और भी बोझिल हो गया। सूरज की किरणें मेरे चेहरे पर सीधी पड़ रही थी, इस कारण मैंने अपने दाएं हाथ से आंख पर छांव बना ली थी। अपनी एक मीठी आंख से मैं बराबर इर्मा के शब्दों और चेहरे पर टकटकी लगाए हुए था। मैंने इर्मी के बोलते समय एक क्षण भी हस्तक्षेप नहीं किया। वह मेरे चेहरे पर पड़ती सूरज की किरणों पर ध्यान नहीं देते हुए वह गौर से कुछ याद करते थोड़ी देर झिझकते हुए धीमे स्वर में बोली, थोड़े ही समय बाद एक दिन ऐसा भी आया कि मार्को ने किसी युवती से प्यार में पड़ने की बात जोया को बताई। जोया को इस तथ्य का कुछ एहसास भी था। मार्को के मुंह से इस तथ्य के पुख्ता होने की सुनकर उसने अपना आप को संभाला। अब दोनों का साथ साथ रहना दूभर हो चला था। मार्को ने घर छोड़ने का फैसला किया। मार्को के घर छोड़ने के बाद जोया अब अकेली पड़ गई थी। मार्को की मां मादलिया जोया और मार्को के संबंध में खटास आने पर और दोनों के एक दूसरे से अलग होने पर भी जोया की हिम्मत बंधाती रही। वह पूर्ववत जोया की बीमार मां सिल्वा की देखभाल के लिए जोया के साथ जाती।
वह जोया की माँ के घर की साफ सफाई में पूरा हाथ बटाती। यह सब विस्तार से बता इरमिर ने एक लंबी गहरी सांस लेते हुए थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, हम कल शाम डिनर पर जोया और मादलिया का इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार। जी, आप 2 शब्द कहें पुष्पिता जी। हेलो जी, हेलो जी, अभी रामा तक्षक जी की कहानी सुनी, बोनस मदर। शीर्षक में अपनी तरह का आकर्षण, लेकिन उससे अधिक पूरी कहानी में संवेदनाओं को लेकर जो एक साकापन देशों में दिखाई देता है, अनुभव होता है, और संवेदनाओं की सरसता जिस तरह से आत्म केंद्रित होती जा रही है। व्यक्ति जितना अपने लिए सोचता है उतना ही अपने साथ के लिए नहीं सोचता है। इसको बहुत ही गहराई से इन्होंने और बहुत सूक्ष्म दर्शक से पकड़ा है, और बहुत लघु कहानी में, लघु कथा में, और ये एक संस्मरणात्मक कथा है। और मुझे लगता है कि आज के समय में हम लोगों को संस्मरणात्मक कथाएं ही लिखनी चाहिए कहानी की जगह, क्योंकि संस्मरण की कथा का पाठक और श्रोता के मन में उसकी वास्तविकता के कारण गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि कभी नामवर सिंह जी कविता के संदर्भ में रचनात्मकता की ईमानदारी कहते थे, वो ईमानदारी संस्मरणात्मक कथा साहित्य में जाहिर होती है। तो इसलिए मेरा हमेशा ये आग्रह रहता है कि अब कहानी का चलन संस्मरणात्मक निबंध लेखन के रूप में होना चाहिए, और उपन्यास की जगह लघु उपन्यास 50 पृष्ठ से अधिक नहीं लिखे जाने चाहिए। उससे क्या है कि जो पाठक है वो आपकी किताब खरीद सकेगा, और उसके वो 50 पृष्ठों को पढ़ने का समय एक संवेदनशील बौद्धिक पाठक निकाल सकता है एक सहृदय रचना के लिए। तो इन सब जो आधुनिक मूल्यों की जो जरूरत है अपने समकालीन समय के साथ, मैं रामा तक्षक जी से अनुरोध करूंगी कि अपने साझा संसार में इस बदलते हुए समय के साथ किस तरह की रचनात्मकता का होना आवश्यक है, इस पर भी हम लोग को गंभीरता से बातचीत करनी चाहिए, और उस तरह के आमंत्रण के साथ रचनाकारों को अपनी रचनाएं तैयार करके साझेदारी करें। जैसे सन्नू जी की रचना बहुत अच्छी थी उस जमाने में, और मेरे ख्याल से वो जो उस जमाने में आई थी, आज भी जब कोई पहली बार कोई स्त्री भारत से यूरोप के लिए यात्रा करेगी तो उसकी मनस्थिति ऐसी ही रहेगी। पर इन सब के साथ जो मुझे कहना है कि यूरोप के प्रति और पाश्चात्य देशों के प्रति जो आकर्षण है, जिन संवेदनाओं और भावों को लेकर, उससे अधिक संवेदनशीलता और आत्मीयता अपने भारतवर्ष में है। वो हम यहाँ विदेशों में मिस करते हैं, और इसीलिए विदेश की जो सच्चाई है उसको लेकर मैं संस्मरणात्मक अनुभूतियों के साथ आलेख तैयार करके किताब लिख रही हूँ। विदेश का नेपथ्य, इस सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भारत में हमारी नई पीढ़ी है वो इस सच्चाई को जानते हुए, समझते हुए कि ये जो दिख रहा है हमें वो वास्तविकता नहीं है, वो असली यूरोप नहीं है, वो असली अमेरिका नहीं है। और आशीष जी ने जो कविताएं पढ़ी अपनी प्रकृति के आकर्षण की, वैसे कितने ही दृश्य भारत में हैं। तो जब मैं कहा जाए कि युवा थी तो उस समय मैं कई महत्वपूर्ण लोगों से इंटरव्यू वगैरह लेती थी, तो साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग वगैरह में छपते थे। तो बिस्मिल्लाह खां को सम्मान मिला था, और बिस्मिल्लाह खां विदेश यात्रा से वापस लौटे थे काशी में, और काशी में नदी के, गंगा के तट पर उनका घर है, और उसी के बारजे पर वो सवेरे जो है भैरवी राग बजाते हुए सुबह का आवाहन करते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां ने कहा, मैंने उनसे पूछा
कि आप पूरी पृथ्वी घूम चुके हैं, आपको सबसे सुंदर देश कौन सा लगता है? तो उन्होंने कहा सबसे सुंदर देश भारतवर्ष है और सबसे सुंदर जगह गंगा का ये तट और काशी का बेराघर है। क्या बात। ये तो एक संगीतकार के वक्तव्य थे और वो बिस्मिल्लाह खां साहब थे। वो पूरी बातचीत प्रकाशित हुई साप्ताहिक हिंदुस्तान में। शीला झुंझुनवाला जी उस समय संपादक थी। इसके बाद मेरी बातचीत, लंबी बातचीत हुई, कई श्रृंखलाओं में कला प्रयोजन में प्रकाशित हुई पंडित विद्यानिवास मिश्र जी से, और वो लंबी बातचीत की पुस्तक भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई। 260 पेज की लंबी बातचीत किसी साहित्यकार से किसी भी भाषा में, ये पहली किताब है। इसका उल्लेख मैं इसलिए कर रही हूँ कि विद्यानिवास मिश्र जी से भी मैंने पूछा कि आपका हमेशा जो है वो अटैची तैयार रहती है विदेश यात्रा के लिए, और उनको यहाँ संस्कृत में वो अपने व्याख्यान देते थे विदेशों में। तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा देखो, पूरी दुनिया घूमने के बाद मुझे लगता है कि सबसे सुंदर देश का अपना भारतवर्ष है। और वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के बहुत गहरे मित्र थे। और कहा सबसे अच्छा शहर काशी, इसलिए जब मैं भारत आता हूं तो मैं काशी में जरूर जाता हूं, उसके बाद मैं किसी दूसरे शहर में जाता हूं। इन संस्मरणों को बताने का मकसद ये है कि हम प्रवासी लोग इन महापुरुषों के कहे को हर दिन हर रात अपने सिरहाने अनुभव करते हैं कि सबसे सुंदर देश हमारी मातृभूमि भारत है। और इन स्मृतियों के साथ हमारा सिरहाना ही हमारा भारत होता है। और जो इस तरह के कार्यक्रम साझा संसार रामातक्षक जी आयोजित करते हैं, और शिव मोहन जी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में, गांधी केंद्र में कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग की जो कशिश है अपनी धरती को छोड़ने की, उस कशिश की, उस बेचैनी की, उस व्याकुलता की पूर्ति हो जाती है इन शब्दों के माध्यम से। क्योंकि शब्द अपनी हिंदी भाषा के जो शब्द हैं वो अपने हिंदुस्तान के शब्द हैं, और शब्दों में हिंदुस्तान की माटी है। हम लोगों को जब हम किसी को कहें आई लव यू, तो वो प्रेम नहीं संप्रेषित होता है। जब हम हिंदी में कहते हैं तब वो प्रेम संप्रेषित होता है, तब वो भाव संप्रेषित होते हैं, क्योंकि उसमें अपनी देश की भाषा, देश का अपनापन बोलता है। तो जिस तरह से लोग कहते हैं लिटिल इंडिया, लघु भारत, मुझे लगता है कि साझा संसार के इस आयोजनों में हम लघु भारत को शब्दों में जीवंत कर लेते हैं। और आज जिन लोगों ने अपनी कविताएं पढ़ी, बहुत ही प्रभावशाली, भावना जी ने वहां से आधी रात में हम लोगों को अपनी भावनाओं से आप्लावित किया। अमेरिका से आशीष जी ने उन पहाड़ियों का जो सौंदर्य वो देखते हैं और जो खफा होना और उसको भी जो अनुभव किया, उसको साझा किया। तो मुझे लगा कि हम सब लोगों ने इन सारी भौगोलिक दूरियों के बावजूद हार्दिकता के स्तर पर हम जिस तरह से एक दूसरे के भीतर समाये हुए हैं, इसको हम लोगों ने अनुभव किया और एक दूसरे के हृदय का, उसके मन का स्पर्श किया। और यही हम लोग की शक्ति है। मुझे लगता है कि आज का दिन बहुत सार्थक है और विजयदशमी का पर्व वस्तुतः देखा जाए तो हम लोगों ने आज अपनी तरह से सजाया है, जिया है। और इस तरह से जो आसुरी वृत्तियां हैं उनको देखिए, आसुरी वृत्तियों को नष्ट करने के लिए जिस हिंसा की जरूरत होती है, उससे बेहतर है कि अहिंसा के माध्यम से एक संवेदनशील वातावरण को रचा जाए, जिससे कि हम विजयदशमी का पर्व हर दिन अपनी तरह से मना सकें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद रामातक्षक जी का और अपने भाई हमारे विश्वास दुबे जी का। विश्वास दुबे जी की आवाज में जो विश्वास है और उन्होंने जितनी विश्वसनीयता से सबके साथ आत्मीयता के साथ संचालन किया, मैं
पहली बार उनका मैंने संचालन सुना, मैं मुरीद हो गई उनकी। और उनकी आवाज की एक अपनी खासियत है, जैसा कि किसी समय अमीन साहनी याद होगा रामा तक्षक जी को, जो रेडियो पे कार्यक्रम दिया करते थे, उनकी आवाज की एक अपनी पहचान, और उस पहचान के साथ ये हुआ। तो मुझे लगता है कि इन सारी बातों को याद करना भी, साझा करना भी, अपनी मातृभूमि को याद करना है, अपनी मातृभूमि की विरासत को याद करना है, और उस विरासत के सुख से अपनी आत्मशक्ति का विस्तार करना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। बहुत बहुत आभार पुष्पिता जी, आपके सभी सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा और अब हम मिलते रहेंगे, और आपने जो बताया विदेश का नेपथ्य का इंतजार रहेगा, और सभी प्रेरणाप्रद बातों और हमारे साथ रहने के लिए आपकी ऊर्जा आपने साझा की, आपकी बहुत सारी प्रेरक बातें हमें आज सुनने को मिली। बहुत बहुत आभार आपका, और साथ ही मैं सभी हमारे प्रतिभागियों का, भावना जी का, मनीष जी का, सन्नो जी का और प्रियंका जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ ही मैं बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ राजेंद्र शर्मा जी का, जो बंबई से जुड़े हैं, और विश्वास जी जिन्होंने मंच का सुंदर संचालन किया। और हम आगे भी मिलते रहेंगे। हमारे सभी दर्शकों का अभिनंदन, बहुत बहुत आभार, नमस्ते, प्रणाम।